हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। दिस इज़ कमल आरसी फ्रॉम टुडे क्लास। और आज हम बात करेंगे वायुमंडल तथा ओजोन परत के बारे में, और इस टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो टुडे क्लास ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे सभी क्लासेज आपको आसानी से और आसान शब्दों में उपलब्ध होंगी। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, और अपने हाथ से नोट्स बनाइएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लेकिन आप अपने हाथ से अगर नोट्स बनाते हैं तो आपको ज़्यादा याद होगा। क्यों ज़्यादा याद होगा? क्योंकि आप आँख से देख रहे हैं और कान से सुन रहे हैं, लेकिन जब हाथ से लिखते हैं तो आपका जो सारा शरीर है वो अधिगम यानी कि सीखने में ज़्यादा सक्रिय रहेगा। तो इससे आप जल्दी सीखेंगे और बाद में आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी, और रिवाइज भी करते रहिए। तो एटमॉस्फेयर देख लेते हैं। वायुमंडल गैसों का असमांगी मिश्रण, यानी कि जो गैस हैं उनका असमांगी मिश्रण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। वायु यानी कि गैस, अमंडल यानी कि बहुत सी गैसों का जो मिश्रण होता है वह वायुमंडल कहलाएगा। तो मिश्रण कितने प्रकार का होता है? दो। असमांगी तो होता ही है और समांगी मिश्रण भी होता है, तो इसको याद रखेंगे। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल गैस, जलवाष्प और एरोसॉल, ये तीनों मिल करके क्या बनाते हैं? वायुमंडल बनाते हैं। तो गैस कितने प्रकार की होती है ये देख लेते हैं। अस्थाई गैस, अस्थाई गैस। अस्थाई गैस यानी कि ऐसी गैसें जिनकी मात्रा जो है वायुमंडल में या हमारे वातावरण में स्थिर रहती है, इसलिए इसे अस्थाई गैस कहते हैं। यानी कि जो गैसें स्थिर रहती हैं मात्रा में उन्हें अस्थाई गैस कहते हैं, जैसा कि शब्द से ही दिखाई दे रहा है। और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन अस्थाई गैसें हैं। अस्थाई में कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, जिनॉन और मीथेन। अस्थाई मतलब परिवर्तनशील, यानी कि ऐसी गैसें जिनकी मात्रा हमारे वायुमंडल में घटती बढ़ती रहती है, यानी कि परिवर्तनशील रहती है, उन्हें अस्थाई गैसें कहते हैं। तो इसको याद रखेंगे। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि हमारे वायुमंडल में कितनी मात्रा नाइट्रोजन की है, कितनी ऑक्सीजन की है, किस गैस की कितनी मात्रा है। तो नाइट्रोजन के 78%, ऑक्सीजन की 21, आर्गन की 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.0 और नियॉन की 0.0018%। तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है? नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से, आर्गन से, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसको याद रखेंगे और इनको भी देख लेते हैं। हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन। और कभी कभी कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है? ओजोन से भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि ओजोन की हमारे पृथ्वी पर या हमारे वायुमंडल में कितनी मात्रा पाई जाती है। तो इसको याद रखेंगे। तो आगे देख लेते हैं मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 है, यानी कि कार्बन का एक अणु हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? मीथेन बनाते हैं। मीथेन को दलदली गैस यानी कि मार्सी गैस भी बोलते हैं। मार्सी यानी कि दलदल गैस बोलते हैं। और ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिल करके ओजोन बनाते हैं, और इसलिए इसे ओजोन गैस कहेंगे। जलवाष्प है अगला घटक। जलवाष्प पानी की गैसीय अवस्था है, यानी कि पानी जब गैस में परिवर्तित हो जाता है तो वह जलवाष्प कहलाता है। तो इसको याद रखेंगे। एरोसॉल, एरोसॉल वायुमंडल में मिलने वाली कणीय पदार्थ तथा तरल बूंदों के सम्मिलित रूप को एरोसॉल कहते हैं। और ये क्या कणीय पदार्थ क्या है? जैसे कि राख है और धूल के कण है या मिट्टी के कण है, तथा तरल बूंदे जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इनकी बूंदे जो वायुयान वगैरह चलते हैं, या फिर जो क्या कहते हैं ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें जो तरल पदार्थ बनता है, तरल पदार्थ निकलता है, उनकी बूंदे का सम्मिलित रूप एरोसॉल कहलाता है। तो इसको याद रखेंगे। एरोसॉल यानी कणीय पदार्थ प्लस तरल बूंदे मिलकर एरोसॉल बनाती हैं। तो इसको याद रखेंगे एरोसॉल क्या है। आगे देख लेते हैं। आगे है वायुमंडलीय परतें। वायुमंडलीय परतें 5 प्रकार की होती हैं। पहला है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। दूसरा है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर। मध्य मंडल मेसोस्फियर। आयन मंडल आयनोस्फियर। बहिर्मंडल एक्सोस्फियर। तो इसको याद रखेंगे। इंग्लिश भी याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन भी यहीं से बनता है। क्षोभ मंडल को कैसे याद रखेंगे? क्षोभ यानी कि ट्रोफो, और सम का यस और स और इसका यस ये आपस में मिल रहे हैं। स को यस से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए समताप मंडल। मध्य को म और यम, और आयन का यहीं आयनों देख रहे हैं आप मिल रहा है। बहिर्मंडल, बहिर का तात्पर्य क्या है? बहिर मतलब बाहर, एग्जिट से इसको याद कर सकते हैं। एग्जिट मतलब बाहर, EX मतलब एग्जिट, इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो सुपर टेट था उसमें क्वेश्चन कहाँ से बना था? क्वेश्चन बना था कि ओजोन किस मंडल में पाई जाती है। तो प्रश्न था तो
जो ऑप्शन था ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। तो जो स्टूडेंट रट के गए थे समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वो क्या है, वो गलत टिक करके आ गए। तो आपको इंग्लिश भी याद करनी है क्योंकि आप भाई टीचर बनने वाले हैं, तो समताप मंडल को क्या कहेंगे ये आना ज़रूरी है। हाँ, और ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये सब याद रखना चाहिए भाई। एक टीचर बनने जा रहे हैं, भावी टीचर हैं, तो आपको ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली याद रहनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। अब देख लेते हैं कि पृथ्वी पर जो ये परतें हैं वो किस तरह से अरेंज हैं, यानी कि किस तरह से स्थित हैं। तो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे पास में यानी सबसे निकट क्षोभ मंडल है। पृथ्वी के तल से 13 किलोमीटर यानी पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर जो है वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत आएगा। वहीं समताप मंडल है पृथ्वी से 50 किलोमीटर, और समताप के बाद है मध्य मंडल पृथ्वी से 80 किलोमीटर, और यहीं आयन मंडल पृथ्वी से 400 किलोमीटर। और पृथ्वी से 400 किलोमीटर के बाद मध्य मंडल होता है, और मध्य मंडल के बाद जितना भी क्षेत्र होता है वह बहिर्मंडल कहलाता है। बहिर्मंडल को कहेंगे कि ब्रह्मांड या आकाशगंगा या मिल्की वे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई भी जो है स्तर या मंडल नहीं मिलता है, इसलिए इसे बहिर्मंडल कहते हैं, जो कि इनफाइनाइट है, यानी कि इसके बाद कुछ भी नहीं है या अनंत है। तो क्षोभ मंडल किसे कहेंगे? क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, ये प्रोनाउंसिएशन है, इसको हिंदी में मैंने लिख दिया है। यह वायुमंडल का सबसे निचली परत होता है, इसको याद रखेंगे। और इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। मौसम संबंधी घटनाएं क्या हैं? जैसे पाला, कोहरा, ओस, बादल, बिजली कड़कना, बिजली चमकती है ना, तो वो क्या है, वो क्षोभ मंडल के ही अंतर्गत आता है। और इसके बाद है समताप मंडल। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। इसमें ओजोन परत पाया जाता है। जेट विमान और वायुमान इसी परत में उड़ाया जाता है। तो जेट विमान और वायुमान इस परत में क्यों उड़ाया जाता है? क्योंकि इसमें वायुमंडलीय विक्षोभ नहीं होता है। वायुमंडलीय विक्षोभ से बचाने के लिए इस परत में ही इसे यानी कि समताप मंडल में ही जेट विमान और वायुयान उड़ाए जाते हैं। वायुमंडलीय विक्षोभ क्या है? वायुमंडलीय विक्षोभ मतलब कि बिजली कड़कना, बादल, ये सब कम पाए जाते हैं, इसलिए जो जेट विमान और वायुयान है इसी परत में उड़ाए जाते हैं। मध्य मंडल को मेसोस्फियर कहते हैं। तो इसका कोई इम्पोर्टेंट लक्षण नहीं है, इसमें कुछ याद करने के लिए नहीं, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा है। आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर, रेडियो की तरंगें पाई जाती हैं, यानी कि इसमें आयन पाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, जो रेडियो की तरंगों को एक माध्यम से दूसरे माध्यम से हमारे रेडियो यानी कि हमारे पृथ्वी तक पहुंचाती हैं। तो संचार की व्यवस्था इस तरीके से हमारे जो रेडियो तरंगे होती हैं उसके माध्यम से होती हैं। और ये रेडियो तरंगे किस में पाई जाती हैं? आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल में। और सबसे लास्ट है बहिर्मंडल, यह सबसे ऊपरी परत होती है। संचार उपग्रह या सैटेलाइट, जो सैटेलाइट क्या होता है, जैसे कि हमारे घर में जो टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, उनका सिग्नल कैसे आता है? उनका सिग्नल जो है सैटेलाइट से आता है। और वे सैटेलाइट कहाँ पे स्थित होते हैं? वे सैटेलाइट स्थित होते हैं बहिर्मंडल में। तो इसको इस प्रकार से याद रखेंगे। अब ओजोन लेयर को देख लेते हैं। ओजोन परत समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। इसका रासायनिक सूत्र O3 है। जैसा कि मैंने बताया था कि स्ट्रेटोस्फियर, यहीं से क्वेश्चन बना था कि समताप मंडल ओजोन किस परत में पाया जाता है, तो वहाँ समताप मंडल नहीं दिया था, वहाँ दिया था स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर भी आपको याद रखना है। यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है, हमारी यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, उनकी रक्षा करता है। नोट, ये इम्पॉर्टेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित है। यह 1986 में हुआ था, तो ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था और यह किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे कि यह ओजोन से संबंधित था और 1986 को हुआ था। ओजोन को हानि पहुंचाने वाली गैसें, ऐसी गैसें हैं जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती हैं। वो गैसें कौन कौन से हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे फ्रेयान भी बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशन के कूलेंट में काम आता है। कूलेंट यानी कि जो उसको ठंडा करने वाले एजेंट होते हैं, कूलेंट उनके काम में आता है। इनका निर्माण प्लास्टिक निर्माण में भी किया जाता है। जो फोम बनता है जिससे कोई भी वस्तु जो है कैरी किया जाता है, जैसे फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, उसमें जो फोम लगा होता है ताकि जो मटेरियल हो उसको धक्का न लगे, टूटे फूटे न, इसलिए फोमिंग का जो इस्तेमाल होता है वह CFC को बढ़ावा देता है। यानी कि जो फोमिंग बनाने के लिए CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज किया जाता है। नोट देख लेते हैं। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? डाप्सन है।
तो ऑप्शन इसका ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको नोट्स में लिखा है। ओजोन क्षेत्र क्या है? ओजोन होल अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर अगस्त से अक्टूबर के बीच में ओजोन परत पतली पड़ जाती है, तो इसे ही ओजोन होल कहते हैं। ये कोई छिद्र नहीं है, ये ओजोन होल है। ओजोन होल मतलब क्या है कि जैसे कि अंटार्कटिका महाद्वीप में अगस्त से अक्टूबर के बीच में ओजोन परत पतली पड़ जाती है। क्यों पतली पड़ जाती है? क्योंकि जो क्लोरीन गैस होती है वो Cl2 से Cl 2 अणुओं में टूट जाती है। इससे क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा बनता है और ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन परत पतली पड़ने लगती है अगस्त से अक्टूबर के बीच में, और इसी कारण इसे ओजोन होल कहते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। तो इसको याद कैसे रखेंगे? अगस्त से अक्टूबर के बीच में ओजोन परत पतली होती है, तो जब पतली होती है तभी बचाने के लिए क्या करते हैं? 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस बनाते हैं। और जब गर्मी में क्या होता है भाई? अगस्त के पहले जुलाई जून में गर्मी ज़्यादा होती है। इससे क्या होता है? जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन जो Cl2 होता है वो कैसे में टूट जाता है? Cl और Cl में टूट जाता है, जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि क्लोरीन ज़्यादा बनता है। ओजोन क्षरण से हानियाँ। ओजोन क्षरण से क्या क्या हानियाँ हैं इसको देख लेते हैं। ओजोन क्षरण से हानियाँ। ओजोन क्षरण से कोई हानियाँ नहीं होती हैं। हानियाँ तो होती हैं UVB यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से होती हैं। ये ओजोन जो है अल्ट्रा वायलेट किरणों को जो सोख लेता है वो डायरेक्ट जो है पृथ्वी पे आ जाती हैं। तो उससे कौन कौन से रोग होते हैं? जीन उत्परिवर्तन यानी कि जीन म्यूटेशन, और मोतियाबिंद, सनबर्न, तंत्रिका तंत्र कमज़ोर, प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर। जीन उत्परिवर्तन क्या है? यानी कि जीन उत्परिवर्तन, परिवर्तन और उत्परिवर्तन दोनों अलग अलग शब्द हैं। परिवर्तन यानी कि धीरे धीरे परिवर्तन, और जब अचानक परिवर्तन हो जाता है तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के हाथ में अगर 6 अंगुलियां हो गई तो वह जीन उत्परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, तो इसको याद रखेंगे। तंत्रिका तंत्र कमज़ोर हो रही है और प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर है, जिससे कैंसर जैसी बीमारियां फैल रही हैं। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है और फिर से और आपको समझ में आया है तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। निम्नलिखित में से वायुमंडलीय स्तरों में उनके लक्षणों का कौन सा सही सुमेलित है? तो क्षोभ मंडल, मौसमी घटनाएं, असमताप मंडल, ओजोन परत, आयन मंडल, रेडियो तरंगे, बहिर्मंडल, सैटेलाइट। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। ए सही है, बी सही है, सी कि चारों सही हैं, इसको भी देख लीजिएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक तो बनता है, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्त को। एक ही शेयर कर दिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा, एक शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।